ये तरीका आजमा करके देखिए। मैंने इसे ब्रह्मास्त्र नाम दिया है। मैंने अध्ययन किया है इस तरीके पर, कई लोगों पर आजमाया है। ये तरीका आज तक फेल नहीं हुआ। पहली रणनीति उनके लिए जो अभी ये सोच रहे हैं कि त्योहार मना लेंगे, फिर पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, तैयारी की शुरुआत करेंगे, यानी जो शुरुआत करने वाले लोग हैं उनके लिए। दूसरी रणनीति जो एक आध साल पढ़ चुके हैं, एकदम 2024 देने वाले हैं। और तीसरी रणनीति उन सबके लिए जो व्यक्ति यहां भी 60% प्रदर्शन कर देता है, यहां भी 60% प्रदर्शन कर देता है, यहां 50% प्रदर्शन कर देता है, उसका प्री क्लियर हो जाता है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। ये दिवाली आप सबकी जिंदगी को उजालों से सराबोर कर दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभिवादन स्वीकार कीजिए लोकेश त्रिपाठी की तरफ। और इस दिवाली पर मैं आप सबके लिए कुछ तोहफे लेकर के आया हूं। गिफ्ट रणनीतियों का है, गिफ्ट स्ट्रेटजी का है। मैं बार बार एक कहानी कहता हूं, जो कहानी सच है। कहानी यह है कि महाभारत का युद्ध जब खत्म होता है तो बलराम यानी दाऊ कृष्ण के पास आते हैं और कृष्ण से कहते हैं, कन्हैया तुमने युद्ध के क्षेत्र में इतने प्रपंच किए, क्या ये जरूरी थे? क्या ये अनिवार्य थे? क्या ये आवश्यक? कृष्ण कहते हैं, भैया विजय सिर्फ गांडी उसे नहीं निकलती है, विजय के लिए रणनीतियां बनानी पड़ती। मैंने जो प्रपंच किए वे मेरी रणनीतियां थी। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन से मैंने ये कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, रथ चलाऊंगा, उसी दिन से मैंने ये उद्घोषणा कर दी थी कि मैं रणनीतियां बनाऊंगा, क्योंकि रणनीतियां विजय की आवश्यक शर्त होती है, जीत की अनिवार्य शर्त। तो आज इस दिवाली पर मैं आपसे दो तीन छोटी छोटी बातों का जिक्र करूंगा। हमने कहा दो तीन बातों का जिक्र करूंगा। पहली रणनीति उनके लिए जो अभी ये सोच रहे हैं कि त्योहार मना लेंगे, फिर पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, तैयारी की शुरुआत करेंगे, यानी जो शुरुआत करने वाले लोग हैं उनके लिए। दूसरी रणनीति जो एक आध साल पढ़ चुके हैं, एकदम 2024 देने वाले हैं। और तीसरी रणनीति उन सब के लिए जो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में इतना उजाला आ जाए कि उस उजाले से मुल्क का कोना कोना जगमगा उठे, चमक उठे, अंधेरा आखिरी बार, अंतिम बार हार जाए। तो आइए पहली रणनीति पर चर्चा करते हैं। पहला तोहफा उनके लिए जो अभी शुरुआत करना चाहते। तो जो भी शुरुआत करने वाले हैं उनके लिए शुरुआत की रणनीति, शुरुआती रणनीति क्या होनी चाहिए? बहुत सीधी बात मैं आपसे करने वाला हूं। उनके लिए शुरुआती रणनीति क्या होनी चाहिए? थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, लेकिन आपके लिए चर्चा बहुत जरूरी है। इसलिए स्वास्थ्य की बेपरवाह किए हुए बात जब उजाले की आती है, विद्यार्थियों के जीवन में उजाले की आती है, जब बात समाज और राष्ट्र के उत्कर्ष की आती है, तो मुझे ये सारी चीज़ें गौड़ लगने लगती है, ये सारी चीज़ें छोटी लगने लगती है। और मन यही करता है कि कितना जल्दी अपने विद्यार्थियों से संवाद स्थापित कर लूं। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए शुरुआती रणनीति आखिर होनी क्या चाहिए? याद रखिएगा, जो लोग भी शुरुआत करने आए हैं, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है वह 3 स्तर का एग्जाम होता है। पहला एनसीईआरटी, अभी मैं आपको एकदम एग्जाम्पल से बताऊंगा। दूसरा ग्रेजुएशन लेवल, स्नातक स्तर, ग्रेजुएशन को स्नातक ही न कहा जाता है, स्नातक स्तर। और तीसरा एडवांस स्टडीज इसे कहते हैं। आप गौर से जब यूपीएससी के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करोगे, पेपर का विश्लेषण करोगे, तो चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, अगर हम फोकस करें प्री और मेंस पर, तो जो सवालों का रेशियो होता है प्री में भी यही होता है, तकरीबन 20 से 25% सवाल एनसीईआरटी से आते हैं,
ये मैं प्री की बात कर रहा हूं। 20 से 25% सवाल स्नातक स्तर की किताबों से आते हैं और तकरीबन यही रेशियो रहता है। ये घटता बढ़ता भी है और तकरीबन 40 से 50% सवाल या 50% सवालों के आसपास आ जाए तो ये एडवांस स्टडीज से रहते हैं। इस 50% में तकरीबन 30% सवाल ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते हैं, वो करने ही नहीं होते हैं, वो यूपीएससी का जाल होता है जो बिछाती है। यानी यहां से जो 20% सवाल होते हैं उनकी तैयारी की जाती है। यह प्री की सफलता की रणनीति है। यही प्री का क्वेश्चन है। किसी भी साल के प्री के पेपर को उठाओगे तो 25 सवाल ऐसे मिलेंगे जो एनसीईआरटी की किताबों से मिल जाएंगे। 25 सवाल के आसपास 25-30 ऐसे मिलेंगे जो स्नातक स्तर की किताबों से मिल जाएंगे। तकरीबन 50 सवाल ऐसे रहते हैं जिसमें 25-30 तो करने ही वाले नहीं होते हैं, अजीबोगरीब होते हैं, वो जाल बिछाती है यूपीएससी। लेकिन 20 से 25 सवाल ऐसे होते हैं जो अच्छी पढ़ाई के बाद किए जाते हैं और जो व्यक्ति यहां भी 60% प्रदर्शन कर देता है, यहां भी 60% प्रदर्शन कर देता है, यहां 50% प्रदर्शन कर देता है, उसका प्री क्लियर हो जाता है। शुरुआती एकदम पढ़ाई की शुरुआत करने वाले ध्यान दें। अगर मेंस का मामला देखा जाए तो यह भी कुछ यूं ही है। मेंस का मामला देखा जाए तो यह भी कुछ यूं ही है। मेंस का मामला देखा जाए तो यह भी कुछ यूं ही है। यहां भी वही है। मेंस के 20 से 25% सवाल आप एनसीईआरटी किताबों से सीधे निकाल सकते हो। 20 से 25% सवाल स्नातक स्तर की किताबों से सीधे निकाल सकते हो। यहां भी 50% सवाल, ठीक, यहां भी 50% सवाल एडवांस स्टडीज से आते हैं। अब समझना, यही है सारा खेल, यही है, यही वो चक्रव्यूह है जिसे यूपीएससी बिछाती है। और हर चक्रव्यूह में घुसने की कला के साथ साथ निकलने की कला भी आनी चाहिए, अन्यथा बड़ा से बड़ा योद्धा अभिमन्यु बन जाता है। अभिमन्यु अपने युग का सबसे बड़ा वीर था, लेकिन उसे वीर गति भी मिली। यह सच है कि उसकी वीर गति सराहनीय है, लेकिन हम ऐसे अभिमन्यु की कल्पना करते हैं जो चक्रव्यूह में घुसे भी, चक्रव्यूह को तोड़े भी, बाहर निकले भी, समाज और राष्ट्र को लाभ पहुंचाए। अब आपको क्या करना है, शुरुआती लेवल वाले को, तो शुरुआती लेवल वाले समझ जाए। फर्स्ट स्टेप में प्री मेन छोड़िए, फर्स्ट स्टेप में पहले आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है, एनसीईआरटी तैयार करना है। फिर सेकेंड स्टेप में आपको स्नातक स्तर की किताबों का अध्ययन करना है। फिर थर्ड स्टेप में आपको एडवांस स्टडीज करनी है। यह कुल कहानी 2 साल की होती है, यह कुल कहानी 2 साल की होती है, 2 ईयर्स की होती है, जिसमें 1 ईयर्स आप पहले पढ़ते हो, 1 ईयर्स तो एग्जाम में ही लग जाते हैं। शुरुआत का विद्यार्थी गलती कहां से करता है? शुरुआत का विद्यार्थी गलती करता है कि जो यूपीएससी तैयारी करने के सोचेगा, यूट्यूब से करंट अफेयर पढ़ने लगेगा, तो यहां से कोई टॉपिक पढ़ने लगेगा, यहां से कोई टॉपिक पढ़ने लगेगा। आपको टारगेट बनाने हैं। जो शुरुआत कर रहे हो, शुरुआत करने वाले ध्यान से सुनो, जिन्हें दिवाली के बाद शुरुआत करनी है, जो शुरुआत कर रहे हो, ना आपको यहां जाना है ना आपको यहां जाना है, आपको सीधे यहां आना है। इसकी पढ़ाई करनी, इसकी पढ़ाई करनी। जब ये पढ़ लो, तैयार हो जाए, 2-4 बार पढ़ लो, आपको लगे कि तैयार हो जाए, तो फिर आप आओ, फिर स्नातक स्तर पर आओ तो एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट, आपने सुना होगा, एनबीटी की बुक उठाओ, एनबीटी की बुक उठाओ, किताबें उठाओ। एनबीटी की, नेशनल बुक ट्रस्ट, ये भारत सरकार का प्रकाशन है और ये नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी हर विषय की किताबें प्रकाशित करता है। ये इतिहास की किताबें प्रकाशित करता है, भूगोल की किताबें प्रकाशित करता है, सोशल इशू की किताबें प्रकाशित करता है, पॉलिटी की किताबें प्रकाशित करता है, आईआर की किताबें प्रकाशित करता है, ये किताबें प्रकाशित करता है। तो ग्रेजुएशन लेवल की एक एक बुक आप पढ़िए
और जब ये हो जाए, ग्रेजुएशन लेवल हो जाए, तब आप एडवांस स्टडीज में आइए। एडवांस स्टडीज का मतलब होता है जब आप एडवांस स्टडीज में आएंगे, तो एडवांस स्टडीज का मतलब होता है कि अब आप यहां अपने करंट अफेयर को अपडेट करेंगे। ठीक, यहां आप नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ेंगे, नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ेंगे। यहां आप, एक किताब आती है जिसका नाम है इंडिया, वो किताब ही इंडिया है। अंग्रेजी में इंडिया नाम से आती है, हिंदी में भारत नाम से आती है, भारत सरकार प्रकाशित करती है। इसको पढ़ेंगे। उस वर्ष का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, और उस वर्ष का आप बजट पढ़ेंगे। तब आपकी चीजें पूरी होंगी। यानी कुल मिलाजुला करके कहानी को कुछ यूं हम शुरू करें तो पहले हमें पढ़ना है एनसीईआरटी की किताबें, हिस्ट्री 6 से 12, ज्योग्राफी 6 से 12, पॉलिटी 6 से 12, इकोनॉमी 9वीं 10वीं 11, साइंस 6वीं से 11वीं तक। ठीक, समाज शास्त्र की, भारत में सामाजिक परिवर्तन और भारत में सामाजिक व्यवस्था 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी की किताब आती है। ये सब सारी किताबें आपको पढ़नी है। उसके बाद सेकेंड लेवल पर आओगे, स्नातक स्तर की स्टडी के लिए हमने बताया कि आपको मिलेंगी यहाँ स्नातक स्तर की स्टडी के लिए या ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी के लिए, ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी के लिए ग्रेजुएशन स्तर पर आपको मिलेंगी एनबीटी की किताबें। एनबीटी की किताबों में जैसे मैं बता रहा हूं, आप इतिहास में बिपिन चंद्र, पॉलिटी में आप पहले सुभाष कश्यप पढ़िए, यह एनबीटी भारत सरकार का प्रकाशित करती है। उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़िए। आप ज्योग्राफी में, यहां एनसीईआरटी से ही काम चल जाता है जीएस में। और इसके अलावा एनबीटी की तमाम किताबें हैं, या सविंदर सिंह की किताब है, माजिद हुसैन की किताब है, खुल्लर साहब की किताब है, किसी की एक किताब लेकर के पढ़ लीजिए। आप इकोनॉमी में आइए। जो इकोनॉमी, चूंकि करंट अपडेट का मामला है, इकोनॉमी बहुत तेज बदलती रहती है, फिर भी इकोनॉमी में आप दत्त सुंदरम पढ़ सकते हैं, दत्त एवं सुंदरम पढ़ सकते हैं, दत्त एवं सुंदरम की किताब पढ़ सकते हैं, श्री राम रंगम की किताब पढ़ सकते हैं। कोई ये किताब आपको पढ़ना है और प्लस इसको करंट अपडेट करना है। साइंस में साइंस एंड टेक का जो मामला है, साइंस एंड टेक का मामला है, साइंस एंड टेक का जो मामला है, साइंस एंड टेक में आप बेसिक साइंस तो एनसीईआरटी से पढ़े हैं। ठीक, बेसिक साइंस एनसीईआरटी से पढ़े हैं। उसके बाद आप टेक्नोलॉजी के लिए आप न्यूज़पेपर से अपडेट कीजिए, मैगजीन से अपडेट कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से करंट के सवाल पूछे जाते हैं। आप आईआर के लिए भी, आईआर की कोई भी मार्केट से बेसिक किताब उठा करके पढ़ लीजिए। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आईआर का बेसिक समझा देगी, लेकिन उसके बाद आप आईआर को करंट अपडेट कीजिए, दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक, इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है तो कैसे वो दुनिया की राजनीति को बदल रहा है, जियोपॉलिटिक्स क्या चीज़ है, ऑयल डिप्लोमेसी क्या चीज़ है, G20 हो रहा है क्या चीज़ है। इन सारी चीज़ों को आप आईआर को करंट अपडेट करके पढ़ेंगे एडवांस स्टडी। यानी कुल मिलाजुला करके बात आपको यही खड़े रहना है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो सीक्वेंस का है। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं पहले इसको करें, जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर स्नातक स्तर वाली करें, उसके बाद एडवांस लेवल पर आए। हम जब क्लासेज में कराते हैं तो यही कराते हैं, क्योंकि यहां जब आप अपने से पढ़ना शुरू करते हैं तो बिखराव बहुत आ जाता है, दिक्कतें बहुत आ जाती है। हम क्लासेज में क्या करते हैं, हम क्लासेज में हर एक टॉपिक को, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे राज व्यवस्था हो, चाहे मेरा विषय अर्थव्यवस्था हो, हम करते क्या है, हर एक टॉपिक को करीने से सजाते हैं और आपको समझाते हैं। हम उसी टॉपिक पर अगर एनसीईआरटी कुछ बात लिखी गई है तो पहले एनसीईआरटी के बारे में बताएंगे। वो आपको बताएंगे नहीं कि ये टॉपिक एनसीईआरटी का। हम किसी भी टॉपिक को, जैसे मान लीजिए हम कोई भी विषय
इतिहास में सहायक संधि पढ़ रहे हैं तो सहायक संधि के बारे में बताएंगे कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको भी अपने मटेरियल में लाते हैं, एडवांस किताबें क्या लिखी है उसको मटेरियल में लाते हैं, सहायक संधि का आज कोई उपयोग क्या हो सकता है इसको भी हम अपडेट करते हैं। इकोनॉमी में अगर हम आपको डब्ल्यूटीओ पढ़ा रहे हैं तो डब्ल्यूटीओ के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है, पहले उसको करीने सजाते हैं, फिर एडवांस लेवल की किताबें क्या करती है उसको करीने सजाते हैं, फिर अभी भारत और डब्ल्यूटीओ का क्या मामला चल रहा है, 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हो रहा है, इसको बताते हैं। यानी हम और कुछ नहीं करते हैं, हम आपकी यूपीएससी तैयारी को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में ले आ देते हैं। आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब खुद से करेंगे तो इन तीनों चरणों में आते आते आप बिखराव के शिकार हो जाते हैं। हम यही करते हैं, आपके बिखराव को रोक देते हैं, डिस्ट्रैक्शन को रोक देते हैं, इन सबको एक कैप्सूल फॉर्म में लेकर के करीने से सजा करके संवार करके समझा करके आपको प्रस्तुत कर देते हैं। तो जो शुरुआती तैयारी करने वाले हैं वे जान लें, कूद फांद मत मचाएं, सीक्वेंस से चलें। अपने करते हैं तो सीक्वेंस से चलें, हमारे साथ करते हैं तो ये सीक्वेंस हमने खुद आपके लिए सजा दिया है, सिर्फ आपको श्रम करने की जरूरत है। तो शुरुआती वालों के लिए इतनी बात। अब जो लोग कम से कम 1 ईयर स्टडीज कर चुके हैं, रणनीति नंबर 2, जो लोग 1 ईयर स्टडीज कर चुके हैं, 1 ईयर स्टडीज कर चुके हैं, अपने से कर चुके हैं, किसी संस्थान के साथ कर चुके हैं या हमारे साथ कर चुके हैं, उनके लिए दूसरी रणनीति, यह रणनीति नंबर 2 है, यह रणनीति नंबर 2 है, यह रणनीति नंबर 2 है। आपने 1 साल पढ़ाई कर लिया है, चाहे कैसे भी किया हो, खुद से किया हो, किसी संस्थान के किया हो, हमारे साथ किया हो, किसी से किया। अब 1 साल स्टडीज कर चुके हैं और आपको 2024 का एग्जाम देना है, 2024 का एग्जाम देना है और संकल्प यह है कि फाइनल सिलेक्शन लेना। आप चाहते हैं कि 2024 के एग्जाम में एकदम आप सेलेक्ट हों, एकदम आपका सिलेक्शन हो, आप टॉप रैंक पर हों, हम खुशी उत्साह मनाएं आपका, ये आप हैं और ये आपका रैंक है, आप टॉप रैंक हो, हम आपकी सफलता का महोत्सव मना रहे हैं। तो उसके लिए आपके लिए रणनीति नंबर 2 है, एक खास रणनीति। तो क्या है खास रणनीति, क्या है खास रणनीति, क्या है खास रणनीति, इस पर बात कर लेते हैं। क्या है खास रणनीति, इस पर बात कर लेते हैं। तो जिन्होंने 1 ईयर स्टडीज कर ली है, मान लीजिए आपने 1 ईयर स्टडीज कर ली है, ये आप हैं, 1 ईयर स्टडीज कर ली है, 1 साल का अध्ययन आपने कर लिया है, ठीक, ये आप हैं। अब आप सिर्फ पर शामिल होने जा रहे हैं। तो आपके लिए खास रणनीति क्या है, अब आपको टेस्ट में जाना है। कहां जाना है, आपको टेस्ट में जाना है। आपको कहां जाना है, टेस्ट में जाना। दिवाली के बाद हर सप्ताह आप प्री का टेस्ट दीजिए। आप क्या दीजिए, प्री का टेस्ट दीजिए। समझना, दिवाली के बाद अब हर सप्ताह यूपीएससी एग्जाम के 1 सप्ताह पहले तक आप प्री का टेस्ट दीजिए। फिर इस रणनीति में खास क्या है तो सब लोग बताते हैं, खास मैं बता रहा हूं। जब आप प्री का टेस्ट दे करके आइए तो अपना पेपर, जो आपका टेस्ट पेपर था, अपने सामने रखिए। ये आपका पेपर है, इसे अपने सामने रखिए और फिर उन क्वेश्चन को आप इसमें से निकालिए, उन क्वेश्चन को निकालिए जिन्हें आपने गलत किया है। मान लीजिए आपने इकोनॉमी में वर्ल्ड बैंक का क्वेश्चन है वो गलत कर दिया, तो जो क्वेश्चन आपने गलत किया है उस क्वेश्चन के टॉपिक को लिखिए। आपने वर्ल्ड बैंक का क्वेश्चन गलत लिखा है तो आप टॉपिक लिखिए वर्ल्ड बैंक। आपने कोई सवाल आया आईएमएफ से, क्वेश्चन गलत किया है तो आपने टॉपिक लिखिए आईएमएफ। कोई टैक्स का सवाल पूछा गया है, जीएसटी से आपने गलत किया है तो वो सवाल मत लिखिए, टॉपिक लिखिए जीएसटी। समझना मेरी बात को। आपने कोई सवाल आया है करंट में, महंगाई दर क्या है, महंगाई घटती बढ़ती क्या है, बेरोजगारी क्या है, सवाल गलत किया है तो टॉपिक लिखिए इन्फ्लेशन।
खास रणनीति समझिएगा, ब्रह्मास्त्र है ये। आपने प्री दे रहे हैं, दक्षेस से कोई सवाल पूछा गया है, आपने गलत किया है तो आप टॉपिक में लिखिए दक्षेस। सवाल G20 से पूछा गया है, गलत लिखा है तो लिखिए G20। पॉलिटी से फंडामेंटल राइट से कोई सवाल पूछा गया, आपने गलत लिखी है तो लिखिए फंडामेंटल राइट। आपने हिस्ट्री से कोई सवाल पूछा गया है, 1920 का असहयोग आंदोलन, ठीक, आपने उस सवाल गलत किया है तो टॉपिक लिखिए असहयोग। हर टेस्ट के बाद संडे को टेस्ट दीजिए, मंडे को ये टॉपिक नोट कीजिए। यानी आप टेस्ट में गए, पहला टेस्ट दे करके आए, जितना सही है भूल जाइए, जो गलत है उसके टॉपिक लिखिए। अब नेक्स्ट वीक से जो दूसरा सप्ताह, जो सेकेंड वीक शुरू हो रहा है, अब आपकी पढ़ाई दो भागों में बटेगी। आपकी पढ़ाई दो भागों में बटेगी। पहला भाग, जो टॉपिक आपने इकट्ठे किए हैं, जो टॉपिक आपने इकट्ठा किया है, यहां जो टॉपिक आपने इकट्ठा किया है, आपको इन्हीं टॉपिक को दोहराना है या यूं कहिए इन्हीं टॉपिक को तैयार करना है। तो एक भाग में आपकी पढ़ाई ये चलेगी। दूसरे भाग में जो पढ़ाई होगी, सेकेंड टेस्ट की तैयारी, अगले सप्ताह संडे के टेस्ट की तैयारी, समझना बात को, अगले संडे के टेस्ट की तैयारी। अब दो भागों में बांट दीजिए, पहला जो गलत लिखा उसको दोहराते जाइए, दूसरे में सेकेंड टेस्ट की तैयारी। लक्ष्य रहे कि अगले संडे, शनिवार आने तक जो आपने टॉपिक यहां गलत निकाले हैं, इन टॉपिक को आप दोहरा ले जाइए और साथ साथ सेकेंड टेस्ट की तैयारी भी हो जाए। जब आप सेकेंड टेस्ट देने जाएं तो फिर वही करना है। सेकेंड टेस्ट दे करके आए, पेपर को सामने रखे, आपने पेपर सामने रखा, वही बात, क्वेश्चन निकाले, ठीक, जो क्वेश्चन गलत हैं उन पर ध्यान दिए, उस गलत क्वेश्चन को टॉपिक को लिखिए, टॉपिक 1, टॉपिक 2 ऐसे लिखिए। फिर अगले सप्ताह से वही शेड्यूल, पढ़ाई दो भाग में, जो दूसरे टेस्ट का आपने टॉपिक निकाला है उसको रिवाइज कीजिए, अगले टेस्ट की तैयारी कीजिए। मैं आपको इस दिवाली के शुभ अवसर पर यह वचन देता हूं, ये तरीका आजमा करके देखिए। मैंने इसे ब्रह्मास्त्र नाम दिया है, मैंने अध्ययन किया है इस तरीके पर, कई लोगों पर आजमाया है, ये तरीका आज तक फेल नहीं हुआ। तो अभी से आपको क्या करना है, जो लोग एक साल पढ़ाई कर लिए हैं, जो एक साल पढ़ाई कर लिए हैं, उनको करना क्या है कि आपको क्या खास है रणनीति, तो आपको अभी से प्री के टेस्ट में जाना है, और इस टेस्ट के साथ साथ अब आपको जीएस मेंस नहीं पढ़ना है। इस टेस्ट के साथ साथ आपको करना क्या है, अब आप मान लीजिए आपका ऑप्शनल नहीं तैयार है, यदि आपका ऑप्शनल नहीं तैयार है तो आपको ये नवंबर का महीना है, आप 15 जनवरी तक, मिड नवंबर से, दिवाली मनाने के बाद 12 को दिवाली, अगर 15 नवंबर से रणनीति आते हैं तो मिड नवंबर से आपको 15 जनवरी तक आप अपने ऑप्शनल को कुछ टाइम दे सकते हैं, अगर तैयार नहीं है तो 15 जनवरी तक ऑप्शनल को टाइम दे दीजिए। 15 जनवरी के बाद फुल टाइम प्री पर दीजिए, और प्री की का जो रिवीजन, प्री की जो तैयारी हो, प्री की तैयारी टेस्ट के माध्यम से कीजिए, टेस्ट सीरीज के माध्यम से कीजिए। जो रणनीति हमने यहां बताई, इन्हीं के माध्यम से तैयारी कीजिए। जब प्री हो जाएगा, अब इसी टेस्ट के माध्यम से तैयारी कीजिए। बस आपको बीच में क्या करना है, इंडिया ईयर बुक लाइए,
बुक का नाम है इंडिया। यह एक किताब है। इसको अंग्रेजी में इंडिया बोलते हैं, हिंदी में इस किताब का नाम भारत है। इस किताब को जरूर पढ़िएगा। जब बजट आएगा तो बजट को जरूर पढ़िएगा। आइएगा, इसी चैनल के यूट्यूब पर मैं आपको बजट पढ़ाऊंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। आपको इसी चैनल पर मैं आपको शॉर्ट में इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा, या आप खुद से पढ़ लीजिएगा जैसे उचित हो। मुद्दा यह है, बजट तैयार कर लीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे तैयार कर लीजिएगा। और लास्ट में, चूंकि टेस्ट के प्रक्रिया से दौरान गए हैं तो आपने करंट अफेयर का भी टेस्ट दिया है, तो करंट अफेयर के टेस्ट में भी जो चीजें गलत हुई हैं उसको आपने रिवाइज करते आए हैं, पूरा आपका रिवीजन हो रहा है। बस इतना कीजिए, 100% प्री निकलेगा। उसके बाद जब आप मेंस में जाइए, प्री के तुरंत बाद मेंस के लिए सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट कमजोर हो उसे तुरंत तैयार कीजिए। आपको लगता है कमजोर है, ऑप्शनल की जो कमियां हैं 1-1.5 महीने के अंदर, ऑप्शनल की जो कमियां हैं, ऑप्शनल की कमियां दूर कीजिए, और साथ साथ पुनः मेंस के टेस्ट में जाइए, और मेंस के तकरीबन 2 महीने पहले तक से ये टेस्ट शुरू होना चाहिए। यहां भी टेस्ट दीजिए, मेंस का टेस्ट दीजिए, पेपर सामने खोलिए। जिस क्वेश्चन को आपने ठीक नहीं लिखा, आपको लगता है इस पे क्वेश्चन में दिक्कत है, वही क्वेश्चन यूपीएससी में भी आप ठीक नहीं लिखेंगे उस टॉपिक का, उसके टॉपिक को चुनिए, उस टॉपिक को पुनः दोबारा तैयार कीजिए, और ठीक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आखिरी टाइम में मेंस की तैयारी कीजिए। आपको सफल बनने से कोई रोक नहीं। तो ये प्री और मेंस की रणनीति है। इतना करेंगे, इंटरव्यू अपने आप तैयार हो जाए। रणनीति नंबर 3, व्यक्तित्व रूपांतरण। हमने 3 रणनीति पर चर्चा करने की बात की थी। पहला जो शुरुआत करने जा रहे हैं, दूसरा जो 1 साल पढ़ चुके हैं। अब रणनीति नंबर 3, रणनीति नंबर 3, व्यक्तित्व रूपांतरण। यह बड़ा जरूरी है, ध्यान से सुनना। व्यक्तित्व रूपांतरण इस दिवाली आपको यही करना है। आपने कभी गौर किया है, जिंदगी में कुछ लोग इतना कर जाते हैं बहुत कम उम्र में, बहुत कम समय में, कि हम देखते हैं तो आश्चर्य से भर जाते हैं, करिए कैसे कर लिया। कोई कैसे सचिन तेंदुलकर बन गया छोटी सी उम्र में, कोई कैसे विराट कोहली बन गया, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता था तो कैसे अडानी बन गया, इंडिया का सबसे बड़ा धनी, कोई सऊदी अरब में पेट्रोल भरता था, बेचता था, अंबानी बन गया, धीरू भाई अंबानी। किसी की मां दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करती थी, प्रधानमंत्री बन गया। हमारे सामने ढेर सारे ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपने ही जीवन में चमत्कारिक सफलता हासिल की है। कोई लड़का आता है 21 साल का होता है, एग्जाम देता है, पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी टॉप कर गया। पता चलता है यूपीएससी का एग्जाम देने आ रहा है तो कहीं नौकरी भी कर रहा है करोड़ों के पैकेज में। कोई नौकरी करके 4 साल रिजाइन दे करके आता है, कहता है यूपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं, टॉप करके चला जाता है। मेरा एक विद्यार्थी था, अपने पापा से शर्त लगा करके यूपीएससी में रैंक लगा दिया। ये लोग कौन होते हैं, कहां से आते हैं वे लोग? घंटे तो उनके पास भी 24 ही हैं। ऐसा तो नहीं है प्रकृति किसी को 36 घंटे का दिन रात बनाती है। तो आखिर अपने जीवन में इतनी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त कर लेते हैं? कोई बड़ा उद्योगपति हो जाता है, कोई एकदम जमीन से उठ करके बड़ा उद्योगपति हो गया, जमीन से उठ करके
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन गया, सांसद बन गया, मंत्री बन गया, जमीन से उठ करके बड़ा कलाकार बन गया, जमीन से उठ करके बड़ा खिलाड़ी बन गया, झुग्गी झोपड़ी से निकला, पिता रिक्शा चलाते थे, मेरे सामने उदाहरण है, लड़का आईएएस बन गया, 21 साल में, 22 साल में प्रॉपर आईएएस है, आईपीएस है, अपने सपने पूरा कर रहा है, समाज का आदर्श बन रहा है। ये लोग आते कहां से? कौन है वे लोग? दरअसल ये लोग आते नहीं, ये लोग बनते हैं। पहली बात जान लेना, ये लोग आते नहीं, ये लोग बनते हैं। तो कौन बनाता है इन्हें? तो ये वे लोग हैं जो खुद को बनाते हैं, खुद को गढ़ते हैं। कोई और नहीं बनाता है, ये वही लोग हैं जो खुद को बनाते हैं, खुद को गढ़ते हैं। तो याद रखिए, आपको भी अगर ऐसी सफलता चाहिए तो आपको भी खुद को बनाना होगा, खुद को गढ़ना होगा। जो भी आपका व्यक्तित्व है, उसके व्यक्तित्व में रूपांतरण आपको करना होगा अपने लक्ष्य के हिसाब से। अगर आपका व्यक्तित्व, आपका लक्ष्य है कि हमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, देश और समाज के लिए नाम रोशन करना है, खिलाड़ी बनना है, व्यापारी बनना है, राजनेता बनना है, क्या बनना है ये तय कीजिए। और उसके हिसाब से कैसा व्यक्तित्व चाहिए, वह व्यक्तित्व आप खुद बनाइए, खुद गढ़िए। दो प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। एक वह व्यक्तित्व जो समाज बनाया होता है, जो हम होते हैं, वह व्यक्तित्व बहुत कुछ कर नहीं पाता। एक वह व्यक्तित्व होता है जो गढ़ा गया होता है, खुद बनाया गया होता है, खुद से लड़ा गया होता है। वही व्यक्तित्व महान कार्य करते हैं, बड़े कार्य। यानी आपको व्यक्तित्व में रूपांतरण करना। तो कैसे होगा ये रूपांतरण? इस व्यक्तित्व रूपांतरण का लेना देना क्या है? तो लेना देना है, यह व्यक्तित्व रूपांतरण इस दिवाली होगा, आप सब करेंगे। इस दिवाली, एक दीप के एक दिन पहले, दिवाली के एक दिन पहले, यह है दिवाली, दीप जला देते हैं। यह है दिवाली, एक दीप जलाते हैं। दीप थोड़ा बढ़िया बन नहीं रहा है, मैं चाहता हूं बढ़िया वाला दीप बने। ठीक, एक दीप जला देते हैं, उजाला आएगा, उजाला आएगा, यह दीपक बना देते। एक दीप जलाना, लेकिन दिवाली के दिन जलाना है। तो दिवाली के एक दिन पहले क्या करना है? तो बिफोर दिवाली, एक दिन पहले या आज, आप अकेले होगे, आप अकेले होगे। क्या होगे? अकेले होगे। कोई नहीं होना चाहिए, आप अकेले होगे, आप शांत होगे, मोबाइल फोन भी नहीं होनी चाहिए। आधे घंटे शांत होकर के विचार करना, हम जहां जाना चाहते हैं, क्या सचमुच हम उस रास्ते पर चल रहे हैं? क्या सचमुच उस रास्ते के लिए जितनी निष्ठा, जितने श्रम की जरूरत है, हम वो कर रहे हैं? अगर हां तो ठीक है, और ना तो क्या करना होगा? खुद से सवाल पूछिए, आपकी आत्मा जवाब दे दी। अगर लगता है नहीं, हमारा व्यक्तित्व जहां हमको पहुंचना उसके हिसाब से नहीं ठीक है, तो आपको अपने व्यक्तित्व में रूपांतरण करना होगा। तो कैसे रूपांतरण करेंगे? तो बताता हूं। यह दिया दिवाली के दिन अपने मन के भीतर जलाना होगा, और यह संकल्पों का दीपक होगा। यह क्या होगा? यह संकल्पों का दीपक होगा, संकल्प का दीपक, संकल्प का दीपक। चुनिएगा इस दिवाली अपने व्यक्तित्व की किसी एक बुराई को जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक हो सकती है। यह मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपके साथ 24 घंटे नहीं रहता हूं। यह शांत होकर के, अकेले होकर के खुद चुनना है। किसी को आदत होती है बहुत ज्यादा रील देखने की, तो चुनिए इसे और संकल्प लीजिए इस दिवाली कि रील देखने की आदत को छोड़ देंगे। दुनिया में एक ही चीज है जिसे आप बदल सकते हो, वह है आपकी आदत, क्योंकि इसे आपने ही बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है। और सिर्फ आप अपनी आदत बदल दीजिए, आपकी दुनिया बदल जाए। फिर से गौर से सुनिए, दुनिया में सिर्फ आप एक ही चीज बदल सकते हो, वह है अपनी आदत।
क्योंकि यही एक चीज है जिसे आपने बनाया है और यही एक चीज है जिसे आप ही बना। तो अपनी कोई एक बुरी आदत, कोई एक नकारात्मक आदत या कोई ऐसी आदत जो लगता है कि हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में बाधक है, उसे छोड़ने का संकल्प लीजिए, उसे दूर भगाने का संकल्प लीजिए। संकल्पों का दीप जलाइए, अपने व्यक्तित्व में रूपांतरण लाइए। यकीन मानिए, जो सपना देखा है अगर उसके हिसाब से अपना व्यक्तित्व बना लिया तो सपना जरूर पूरा होगा। सपने पूरे होते हैं, सपने होते ही इसलिए हैं कि उन्हें पूरा किया जाए। सपने बनते ही इसीलिए क्योंकि वे सच के धरातल पर उतारे जा सकते हैं। लोगों ने उतारा है, आप भी उतारेंगे। बस आपको अपना व्यक्तित्व अपने सपनों के हिसाब से बनाना होगा। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा था, जिनके जीत पर यह दिवाली मनाई जाती है कि जापे जही के सत्य सने हो ताहि मिलहु नहीं कसम। मतलब जिस चीज पर आपका सच्चा स्नेह होता है उसको प्राप्त होने में मिलने से कोई रोक नहीं। तो सच्चा स्नेह का मतलब क्या होता है? सच्चा स्नेह का मतलब यही होता है कि लक्ष्य के हिसाब से अपने व्यक्तित्व का रूपांतरण कर देना, व्यक्तित्व के बदलाव का संकल्प लेना, अपनी आदतों को छोड़ना। और अपनी आदतों को छोड़ने के लिए आपको खुद से युद्ध करना पड़ेगा। याद रखना, जो बुरी आदतें हमने बनाई है उन्हें छोड़ना इतना भी आसान। तो याद रखिएगा, अपनी आदतों को छोड़ने के लिए आपको खुद से युद्ध करना पड़ेगा। और इस दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध खुद के विरुद्ध ही लड़ा जाता है। तो छेड़ दीजिए इस दिवाली अपने खिलाफ युद्ध, अपनी बुरी आदतों के खिलाफ युद्ध, अपने कमजोरियों के खिलाफ युद्ध, और जलाइए संकल्पों का दीपक। भर दीजिए अपने भीतर उजाला, भर दीजिए अपनी भीतर रोशनी, ला दीजिए अपनी जिंदगी में उजाले का इंकलाब, रोशनी का इंकलाब। क्योंकि आपसे ही ये समाज बनता है, आपसे ही ये राष्ट्र बनता है। हमारी निष्ठा समाज के उत्कर्ष में है, हमारी निष्ठा राष्ट्र के उत्कर्ष में है। आप ही समाज के वाहक हो, आप ही राष्ट्र के वाहक हो। आप की जिंदगियों में उजाला आएगा, समाज में उजाला फैलेगा, राष्ट्र में उजाला फैलेगा। तो लीजिए संकल्प, जलाइए संकल्पों का दिया। किस दिवाली अपने भीतर वो रोशनी भरनी है कि वो रोशनी एक दिन इस मुल्क के हर अंधेरे को परास्त कर देगी, पराजित कर देगी, और पूरा मुल्क जगमगा जाएगा। उसके वाहक बनेंगे आप, उसके माध्यम बनेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस दिवाली संकल्प का दीपक जरूर जलाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपने सपने, अपने लक्ष्यों को जरूर पूरा करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से मैं कहूंगा, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रहना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, हैप्पी दिवाली।